तो हम बात करें थे यूपीएससी 2022 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आए थे। हमने फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक एक्सीलेंस ये कर लिया भाई। सेकंड जो है पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये हमको इसके ऊपर ऐसे लिखना है, एक लिटरेचर टॉपिक से ऐसे है। बाकी जितने भी ऐसे हैं, बाकी यहाँ पे 3 और 4 एंड सेक्शन बी का जो हमारे पास है, चारों के चारों क्या है, फिलोसॉफिकल है, तो उसको हम कवर करेंगे इसके बाद। ठीक है, देखो ऐसे लिखने का पर्पस क्या, फिर से बता दूं यार, ऐसे लिखने का पर्पस हमारे पास कंटेंट बेस बनाना है ना। हमारा ऐसे का फ्लो कैसे है वो ये हमको ध्यान देना है। 1250 वर्ड में लिखना है हमको, 1.5 घंटे के अंदर लिखना है ना। हमारे पास पैसेज में लिखना होता है यार, पॉइंट्स में नहीं लिखने होते। ठीक है, चीज़ों को कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसा होगा, बॉडी कैसा होगा, कंक्लूजन कैसा होगा, और कहीं कहीं पे बिकॉज फिलोसॉफिकल टॉपिक में आप समझना कंटेंट कहाँ से लाएं। कंटेंट क्या है, देखो किताब से पढ़ने से, एग्जामिनर बताने से कुछ नहीं समझ आता, आपको खुद लिखना पड़ेगा यार, प्रीवियस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको तरीके से आप आंसर लिखना चालू करो प्रीवियस क्वेश्चन का, तो आपको बस समझना है कि कहाँ से लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो कंटेंट बेस है मेन पर्पस हमारा पीवाईक्यू का, कंटेंट बेस बनाए जिसको तोड़ फोड़ के हम क्या कर सके आंसर, बिकॉज हमको तो 2 ही आंसर लिखने हैं भाई यूपीएससी के अंदर, तो उसमें हम लोग इंक्लूड कर पाए। बिकॉज आप कितना भी कर लो यार, अगर आपने उस चीज़ को ऐसे के अंदर नहीं लिख पाया अपने जो एग्जाम है उसके अंदर, तो वो बेकार है। तो वही हमारे पास पीवाईक्यूज को बना के रखना है, अपने पास एक कंटेंट बेस बनाना है। ठीक है, सो सेकंड हमारे पास क्या है, पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, इसके ऊपर लिखना है अपने को। सो एक रफ स्केच बना लेते हैं, फिर रफ आइडिया कैसे हमको ऐसे लिखना है वो पहले करना होता है। तो पोइट आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड यार, तो हम इसको देखो, पहली तो बात ये जो वर्ड है ना, पोइट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये किसने बोला। ठीक है, तो एक कोट है हमारे पास, एक पोइट्स थे शैली नाम से, उनका कोट है, जो कि इन्होंने एक किताब, मतलब इन्होंने जो पोइट्री था इनका एक जो वर्क है, लाइक डिफेंस ऑफ पोइट्री, इसके ऊपर लिखा था, लास्ट लाइन में ये लिखा था इन्होंने। ठीक है, पॉइंट्स जो थे एक तरह से मिमिक करते हैं रियल वर्ल्ड को, ये इन्होंने बोला यार। है ना, यहाँ पे हम इसके बारे में बताएंगे, बोला कि जो इमेजिनेशन है या फिर जो रीजन्स या फिर जो इमेजिनेशंस होते हैं वो रियल फैकल्टीज हैं भाई पोएम्स के अंदर। इसकी बात करेंगे, है ना। लास्ट लाइन के अंदर इन्होंने बोला था, देखो जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है उसके अंदर तो हमने बताया। नाउ जो पोइट्स हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं इनको, कैसे कि कोई हिस्ट्री नहीं है यार इसका, ये जो लाइन है इसका, है ना, यहाँ पे कोई भी रूलर ऐसा नहीं है जो कि फॉलो करे, मतलब जो ऐसा कोई रूलर नहीं है टू फॉलो, कोई पोइट्स किसी पर्टिकुलर रूलर को फॉलो करे, ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ है। इमेजिनेशन की बात होती है, तो यहाँ पे इमेजिनेशन से हमारे पास बोला कि लॉ मेकर्स कैसे बने हैं, है ना, स्टेट्समैन कैसे बने, फिलोसोफर। सो पोइट्स जो होते हैं वो ऑल इन वन होते हैं, ऐसा इन्होंने बोला, और एक तरह से ये वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं भाई। शैली का जो फिलोसॉफिक व्यू ऑफ रिफॉर्म, एक दूसरा वर्क है इनका, शैली का दूसरा वर्क है फिलोसॉफिक व्यू ऑफ रिफॉर्म। एक तो है डिफेंस ऑफ पोइट, दूसरा फिलोसॉफिक व्यू ऑफ रिफॉर्म। यहाँ पे भी थोड़ा सा बात किया, है ना, कि यहाँ पे भी लास्ट सेंटेंस में थोड़ा सा इसके बारे में बताया, बिकॉज ये इस चीज़ पे फोकस करते हैं यार। यहाँ पे भी बताया जो सेंटेंस है दैट पोइट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये यहाँ पे भी बताया। ठीक है, एक दूसरे जो हमारे पास पोइट थे रिच, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये शैली जो थी इन्होंने किसी चीज़ से कॉपी किया, पहले की जो वर्क थे वहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा समझा और यहाँ पे लिखा है। एंड शैली की बात करें तो इनका जो मेन काम है, ये मानते थे कि जो मोस्ट ऑफ दी वर्ड्स जो थे वो दूसरे वर्क से, दूसरे पोइट्स के माइंड या फिर उससे वर्क्स को बताते हैं। एक तरह से शैली क्या मानते थे, जो पोइट्स हैं they are the real lawmakers and reformers, because ये क्या बताते हैं, ये माइंड्स एंड वर्क्स ऑफ पोइट्स से इसको इन्होंने समझा। इंडिया अगर हमने बात की तो इंडिया के अंदर हमारे पास जो रामायण एंड महाभारत है उसकी बात कर सकते हैं, एपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत की बात करेंगे।
जो कि एक तरह से सोशल एंड एथिकल वैल्यूज़ एंड मॉरल्स को बताते हैं यार। ओके यहाँ पे जो रामायण एंड महाभारत टेल्स अस अबाउट व्हाट, आइडियल मैन एंड वुमन। ठीक है, रामायण के अंदर हमारे पास डोमेस्टिक रिलेशंस एंड फैमिली लाइफ के बारे में बताया जाता है, उसके बारे में बताएंगे। महाभारत के अंदर ये बताया जाता है कि हेट्रेड ब्रीड्स हेट्रेड। तो एक तरह से ये जो दोनों चीज़ें हैं वो एक तरह से हमको ये बताती हैं कि आइडियल मैन है ना, ये दोनों क्या बताते हैं कि आइडियल मैन एंड आइडियल वुमन कैसा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे एक धर्मा का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझाता है हमको। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे जो रोल्स हैं उसके बारे में बताएंगे। द रोल ऑफ रामा क्या है, इनका क्या, ये कैसे आइडियल है, सीता कैसे आइडियल है। हम यहाँ पे लक्ष्मण की बात कर सकते हैं। ओके महाभारत के अंदर हम युधिष्ठिर की बात कर सकते हैं कि ही वाज अ आइडियल फॉलोअर ऑफ दी मॉरल्स। ठीक है, भीमा की बात कर सकते हैं, अर्जुन की बात कर सकते हैं। ऑल्सो कैसे पेरेंट्स एंड जो एल्डर्स रहे हैं उन्होंने कैसे यंगर जनरेशन्स को बताया है भाई इसके बारे में। विजडम कैसे, विजडम एंड इंस्ट्रक्शन के सोर्सेज रहे हैं ये, इसके बारे में बताएंगे। कैसे इसको फेस्टिवल्स के अंदर प्ले किया जाता है। यक्षगाना हम एक तरह से शेडो आर्ट फॉर्म, एक तरह से पपेट्री की बात कर सकते हैं। रामलीला की बात कर सकते हैं, रामलीला के अंदर हम दशावतार की बात कर सकते हैं कि कैसे यहाँ पे पोर्ट्रे किया जाता है चीज़ों को। कथकली के अंदर यक्षगाना। ओके ऑल्सो इस तरह से महाभारत एंड रामायण जो है एक तरह से और क्या बता रहे हैं यार, महाभारत एंड रामायण एक तरह से दो मूड्स की बात कर रहे हैं। आर्यन सिविलाइजेशन के दो मूड्स हैं यार ना, ये आर्यन सिविलाइजेशन के दो मूड्स की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास एक मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल मूड्स की बात कर रहे हैं, है ना। एक तरह से महाभारत एंड रामायण को हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो एपिक्स नहीं बोल सकते यार, है ना। नॉट ओनली एपिक्स या नॉट एपिक्स, दे आर द ट्रू हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनका इंडिया के अंदर, है ना। इन्फ्लुएंस इज सो वास्ट बोथ इन रीजन वाइज एंड बोथ इन जनरेशन वाइज। ठीक है, यहाँ पे हम महाभारत के अंदर किसकी बात कर सकते हैं, महाभारत के अंदर हम भगवत गीता की बात कर सकते हैं। कि कैसे यहाँ पे एथिकल एंड मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जो इन्होंने बताया। तो इस प्रकार से हम पूरा ये ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं यार, पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज रजिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, इसको एलाबोरेट करेंगे। सो पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज रजिस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो कोट है दैट पोइट्स आर द unacknowledged legislators of the world, ये जो कोट है इज वन ऑफ द बेस्ट नोन और फ्रीक्वेंटली कोटेड लाइन्स जो रोमांटिक पोइट थे हमारे पास पर्सी शेली, उन्होंने लिखा है ये, है ना। इज वन ऑफ द बेस्ट known and most frequently quoted lines from the romantic poet Percy
bicyclically, but like John Donne's, no man is an island. It doesn't come from a poem but from a वर्क ऑफ प्रोज। मतलब जो जॉन डोन थे उन्होंने जो नो मैन इन आइलैंड जो था एक कहानी एक पोएम से डिराइव किया था, बट ये जो है ना पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड किसी पोएम से नहीं बट रियल लाइफ से। बट व्हाट Shelley means by poet are the unacknowledged legislator of the world is not entirely clear without further analysis and examination, and this is before we consider whether his claim is categorically true or not. ओके, सेकंड पैराग्राफ क्या है यार? वन ऑफ द मोस्ट important prose work of the Romantic era and a valuable document concerning Shelley's own poetic approach. Shelley's 1821 essay A Defense of Poetry argued that poetry is mimetic. That is, it reflects the real world. In the early days of civilization, man imitate natural objects observing the order and rhythm of these things, and from his
impulse was poetry born. रीजन एंड इमेजिनेशन आर बोथ इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज यार, जो कि हमको देखने को मिलता है पोइट के अंदर। सॉरी, faculties in the poet. Reason he tells us is logical thoughts, whereas imagination is perceiving things and noticing the similarities between things. एंड हियर थिंग्स का मतलब क्या है? हियर वी माइट थिंक ऑफ पोएट जो स्टॉक इन ट्रेड है, या फिर मेटाफर, या फिर स्माइल, जो कि एक दूसरे को लिंक करता है। हियर वी माइट थिंक ऑफ द poets talk in trade the metaphor and smile which linken one thing to another. It is though prison but also through imagination that we can identify beauty in the world, and from such a perception or realization are great civilizations made. Poets then are the markers or are the makers of civilization itself. And it is at the conclusion of a डिफेंस ऑफ पोइट्री, एक ये हमारे पास पोएम है, इंडीड इन दी एसेज वेरी लास्ट सेंटेंस दैट Shelley makes the declaration, poets
are the unacknowledged legislators of the world. Poems are what? These are hierophants of an unapprehended inspiration. Poets are the hierophants of an unapprehended inspiration, mirrors of the gigantic shadows which futility cast upon the present. The words which express what they understood not. The trumpets which sing to battle and feel not what they inspire. The influence which is moved out but moves. Poets are the unacknowledged legislators of the world. Critics जो है have often noticed that defense of poetry is a great essay on poetry in spite of what it leaves out. There is no detailed history of the development of poetry. Shelley's whistle-stop tour of classical and medieval poets notwithstanding, nor is there any list of rulers which good poets should follow. Instead, Shelley's argument is one that reflects
Many of the tenets of the Romantic movement, the idea of the poet as a visionary or prophet, primacy of the imagination, and the ways in which the poet can change the world, becoming a lawmaker, statesman, and suffer all in one. But as the late poet Adney Rich pointed out in 2006, poets are the unacknowledged legislator of the world is not what Shelley had originally written in his earlier and even longer political essay, a philosophic view of reform. Shelley had written, "It is impossible to read the production of our most celebrated writers, whatever may be their system relating to thought or expression, without being startled by the electric life which there is in your words. They measure the circumference or sound the depth of human nature with a comprehensive and all treating spirit at which they are themselves perhaps most
sincerely astonished, for it is less their own spirit than the spirit of their age. They are the writs of an unapprehended inspiration, mirrors of gigantic shadows which Trinity cast upon the present. The words which express what they conceive not, the trumpet which sings to battle and feels not what it inspires. The influence which is moved not but moves. Poets and philosophers are the unacknowledged writers of the world. This essay, written in 1890-20, so around a year before, Shelley wrote a defense of poetry, clearly provided Shelley with his concluding remarks for the later, better known essay with only a few modest tweaks being made to the prose. Such as replacing priest with the more grandiose hierophants, as Rich observes the philosophers. Shelley was talking about where revolutionary
minded man of the Enlightenment and रोमांटिक पीरियड, जहाँ पे हम वॉल्टेयर की बात कर सकते हैं, थॉमस पैनी की बात कर सकते हैं। थॉमस पेन ने क्या क्या लिखा था? दी ऑथर ऑफ कॉमन सेंस एंड राइट्स ऑफ मैन which had a hand in both the American and French Revolution, and Shelley's own parent in law, William Godwin and Mary Wollstonecraft. But between 1890 and 20, देखो ये जो ऐसे है ना यार, एक तरह से वो जो हिंदी लिटरेचर या फिर इंग्लिश लिटरेचर के जो क्वेश्चंस है, मतलब जिन्होंने पढ़े होंगे थोड़ा लिटरेचर, वो लिख पाएंगे पोइट्स के बारे में थोड़ा सा, है ना। तो इसको मैक्सिमम लोग अवॉइड करेंगे, बिकॉज मैक्सिमम लोग ये फील्ड नहीं है, चीज़ें यहाँ पे समझ नहीं आती, इसीलिए इसको थोड़ा सा समझना है कि ये उतना मत लिखना है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने इसको। बट हाँ, आइडिया होना चाहिए, अगर हमारे पास अगर कभी भी कंटेंट की जरूरत पड़े कुछ चीज़ के रिगार्डिंग, तो यहाँ से हम ले सकें। बट बिटवीन 1890-20 व्हेन ही wrote a philosophic view of reform, and 1821 when he wrote a defense of poetry. ये नया पैराग्राफ है यार, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट he wrote a philosophic view of reform, and 1821 when he wrote a defense of poetry, Shelley came to see poets alone as the real lawmakers and civilization former of the world, dropping philosophers from his closing remarks to the later essay. Thus, poets and philosophers are the unacknowledged
legislators of the world because fortunately much of the valuable philosophy needed to make the world moral and judicial was found in the minds and works of poets. In India, the epic poems like Ramayana and Mahabharata have played a crucial role in legislating social and ethical morals and values. Ramayana and Mahabharata portrays pictures of ideal man and woman and preach through a popular medium the Gospels of Dharma, that is righteousness. Ramayana does this by glorifying domestic relation and family life, sustaining the entire social structure, and the Bharata shows that hatred breed hatred, that courteous courteousness and violence led inevitably to ruin, that the only real conquest is the battle against one's lower nature. Conquest is the battle against one's lower nature. Rama represent what? Rama represent an ideal son and king,
a perfect band Lakshman and Bharata, ideal whether Sita, an ideal wife, a perfect woman, Hanuman, an ideal devotee, Yudhishthir, an ideal upholder of moral virtues, and Bhisma and Juna, ideal heroes. Parents and elders have for generations used the theme and stories of these epics for imparting wisdom and instruction to younger generation. Themes of these epics are create an indelible impression on the young mind. Educative influence of the epics on an Indian is sustained through all the stages of life by such means as mass recitation of the epics in the temples, the temple or in public on festive and other occasions, and by such open air popular performance as the Rama Leela, Yakshagana, Dasavtaras, and times like the Kathakali
and other regular dramatic performances. These are entertainments which always attract vast and varied crowds, irrespective of creed or faith, and they are an evidence of the perennial and dynamic appeal of the epics to millions of Hindus. It has been a religious duty to recite at least a few verses from the epics before taking their meal. Works that have affected so large a population over so long a period of time and molded the character and civilization of so vast a religion, or not religion, it is region, so vast region, often transcending geographical limits, cannot be termed mere epics. Indeed, the Ramayana and Mahabharata should better be regarded as the true history of India, history of not events but of the urges and aspiration, strivings and purposes of a great nation, cyclopedic in nature. Together they form the
content of India's collective conscience wherein they breed the united soul of India and the individual souls of her people. The two epics represent the two moods of Aryan civilization, namely moral and intellectual. And therefore it is impossible to grasp the true spirit and meaning of Indian life without a thorough and intelligent understanding of the epics. These epics have thus been the deep well of strength to our forefathers from which they derive and which inspire us to derive the enduring vitality of our cultural and spiritual basis as well as of our social and political life. Mahabharata contains a celestial subtext in the form of Bhagavad Gita, which defines the very critical or which define very ethical and moral code of conduct of every human being. Therefore, it is imperative to dwell upon the influence
of Bhagavad Gita on, or dwell into the influence of Bhagavad Gita on Indian life and literature. The Bhagavad Gita is universally acclaimed as comprehending the quintessence of the महाभारत फिलोसफी। तो इस प्रकार से हमने खत्म किया भाई ऐसे को। सो एक बार फिर से देखते हैं कहाँ से ऐसे लिखना चालू किया था यार। Poets are the unacknowledged legislators of the world. Okay, poets are the unacknowledged legislators of the poets are the unacknowledged legislators of the world in one of the best known and most frequently quoted lines from the romantic poet Percy Bysshe Shelley। तो शैली ने कहा था, है ना, but like John's Dean, no man is an island. It doesn't come from a poem but from a work of prose. But what Shelley mean by poets are the acknowledged legislators of the world। ठीक है, तो ये जो कोट है ना, poets are the unacknowledged legislators of the world, किसने कहा था उसकी बात की। तो ये जो कोट है इट इज गिवन बाय शेली। और कहाँ से आया is not entirely clear without further analysis and examination, and this is before we consider whether his claim is categorically true or not. One of the most important prose work of the Romantic era and a valuable document concerning Shelley's own poetic approach, Shelley in 1821 essay A Defense of the Poetry argue that poetry is mimetic, that is, it reflects the real world. In real days of civilization, man imitate natural object, observing the order and rhythm of this object or things, and from this impulse was poetry born. Reason and imagination are both important faculties in the poet. Reason, he tells us, is logical thoughts, whereas imagination is perceiving things and noticing the similarities between things. It is through reason but not also through reason but not also through imagination that we can identify beauty in the world, and from such a perception or realization our great civilization made. Poets then are the makers of the civilization itself, and it is at the conclusion a defense of poetry conclusion में बताया indeed in the essay very last sentence that Shelley makes the declaration poets are the unacknowledged legislators of the world। ठीक है, तो ये जो पोएम है डिफेंस ऑफ द पोएट्री के लास्ट में बताया है इन्होंने कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। यहाँ पे बोला कि पोएम्स आर Hierophants or poets are hierophants of an unapprehended inspiration, the mirror of the gigantic shadow which futurity cast upon the present, okay, or futurity cast on the present, the word which expresses what they understood not, the trumpets or trumps which sings to battle and feel not what they inspire, the influence which is moved out but move. Poets are the unacknowledged legislators of the world। देखो ये जो वो लाइन है, ये जो पूरा लास्ट कोट है जो कि इन्होंने लिखा था ऑन द डिफेंस ऑफ पोएट्री, वो लास्ट सेंटेंस जहाँ पे बताया ना पोएट्स आर दी अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर, वो ये लाइन है ना। Critics have often noticed that A Defense of Poetry is a great essay on poetry in spite of what it leaves out. There is no detailed history of development of poetry. Shelley Whistle's top tour of classical and medieval poet and notwithstanding, है ना। So
There is no detailed history of development of poetry, nor there is any list of rulers which good poets should follow. Instead, Shelley's argument is one that reflects many of the tenets of the Romantic movement. The idea of the poet as a visionary or prophet, the primary of the imagination, and the way in which the poet can change the world, becoming a lawyer, statesman, and a philosopher all in one. But as the late poet Edney Rich pointed out in 2006, poets are the unacknowledged legislators of the world is not what Shelley had originally written. In the earlier and even longer political essay, A Philosophic View of Reform, Shelley had written, एक दूसरा है Philosophic View of Reform ने Shelley ने क्या लिखा है? It is impossible to read the production of our most celebrated writers, whatever may be their system relating to thought or expression, without being startled by the electric life which there is in their words. They measure the circumference or sound, the depth of human nature with a comprehension and all penetrating spirit at which they are themselves perhaps most seriously astonished. For it is less their own spirit than the spirit of their age. They are the priest of an unapprehended inspiration, the mirror of a gigantic shadow which futurity cast upon the parent, and the word which express what they conceive not. The triumph which signed to battle and feel not what it inspired, the influence which is moved not but move. Poets and philosophers are the acknowledged legislators of the world. तो ये भी दोनों सेम सेम लगे ना हमको, दो हमारे पास जो डिफेंस ऑफ पोइट्री में था एंड जो फिलोसफी व्यू ऑफ रिफॉर्म्स में था, दोनों सेम सेम लगे ना. दिस essay written in 1890s, so around a year before Shelley wrote A Defense of Poetry, clearly provided Shelley with his concluding remarks for the later, better known essay. As Rich observes, the philosopher Shelley was talking about were revolutionary minded men of the Enlightenment and Romantic period. Voltaire, Thomas Paine, and Shelley's own parent-in-law William Godwin and Mary Wollstonecraft. But between 1819-20, when he wrote A Philosophic View of Reform, and 1821, when he wrote A Defense of Poetry, Shelley came to see poets alone as the real lawmakers and civilization formers of the world. Okay, dropping philosopher from his closely remarks of the later essay. Thus, poets and philosophers are the unacknowledged legislators of the world, because for Shelley, much of the valuable philosophy needed to make the world moral and judicial was found in the minds and works of. In India, the epic poem Ramayana and Mahabharata have played a crucial role in legislating social and ethical morals and values. The Ramayana and Mahabharata portrays picture of ideal man and woman and preach through a popular medium the gossips of dharma. Ramayana does this by glorifying domestic relation and family life, sustaining the entire social structure. Mahabharata shows that hatred breeds hatred, that conscientiousness and violence lead inevitable to ruin, that the only real conquest is the battle against one lower nature. Rama represents an ideal son, a king, a perfect man. Lakshmana and Bharata, ideal brothers. Sita, an ideal wife, perfect woman. Hanuman, an ideal devotee. Yudhishthir in Mahabharata, ideal holders of moral values. Bhima, Arjun, real hero. Parent and elder have for the generation used themes and stories of these epics for imparting wisdoms and instruction to younger generations. The themes of these epics are create an indelible impression on the young minds. The educative influence of the epic on Indian is sustained through
all the two stages or all the stages of life by such means, and mass recitation of the epic in the temple or in public on festive and other occasions, and by such open air popular performance like Rama Leela, Yakshagana, and Deva Dasavatara dance like Kathakali, other religious dramatic performance. These are entertainment which always attract vast and varied crowd irrespective of the creed or faith, and they are an evidence of the parental and dynamic appeal of the epic, or perennial and dynamic appeal of the epic to all. To millions of Hindus, it has been religious duty to recite at least a few verses from the epic before taking their meal. Works that has affected so large a population over a long period of time and molded the character of civilization of so vast a region, often transcending geographical limits, cannot be termed more epic. Indeed, Ramayana and Mahabharata should be better be regarded as the true history of India. History of not even but the urges and aspiration, strivings and purpose of a great nation, encyclopedic in nature. Together they form the content of India's collective conscience, wherein they breathe the united soul of India and the individual soul of her people. The two epics represent the two moods of Aryan civilization, namely moral and intellectual, and therefore it is impossible to grasp the true spirit and meaning of Indian life without thorough and intellectual understanding of the epic. These epics have been the deep well of strength to the forefather from which they derive, and which inspire us to drive the enduring vitality of our culture and spiritual basis, as well as of our social and political life. The Mahabharata contains a celestial context in the form of Bhagavad Gita, which defines the very ethical and moral code of conduct of every human being. Therefore, it is imperative to dwell upon the influence of Bhagavad Gita on Indian life and literature. The Bhagavad Gita is universally acclaimed as comprehending the quintessence of the Mahabharata philosophy. This is all about the एक पोइट है यार, मतलब एक हमारे पास ऐसे लिखना था, हमने लिखा पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड पे.